मलिक रियाज साहब आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या वो कोई पोल खोलना चाहते हैं, राज खोलना चाहते हैं, और अगर ये खोलेंगे तो किस लेवल तक जाएंगे? ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी चौथी सीटिंग नहीं होगी। अब ये चौथी सीटिंग क्यों नहीं होगी ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और हमारे शो नहीं, दूसरे शोज़ के अंदर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की मारामारी हुई, किसने किसको फेंटा लगाया और अल्टीमेटली ये सूरत हाल कहाँ तक जारी है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और ये सिर्फ लड़ाई शोज़ तक नहीं है, बल्कि बुशरा बीबी की दो तर्जुमानें जो हैं वो भी आपस में लड़ पड़ी हैं। अब ये तर्जुमान क्यों एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें। और ये चीज़ याद रखें, ये बात याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहला टॉपिक हमारा है जी मलिक रियाज साहब के हवाले से। एक नाम उनके साथ जुड़ के आ रहा है, वो जी रब नवाज साहब का। रब नवाज की क्या कहानी है, पहले कुछ हमने बताई थी, आज कुछ डिटेल हम आपको दोबारा बताएंगे। और जनरल बाजवा साहब का इस तमाम स्टोरी में क्या कसूर था, क्या वो किसी लेन देन में शामिल थे, ये डिटेल से भी आपको बताएंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे मलिक रियाज साहब ने किसी को धमकी दी है, कोई थ्रेट दिया है, वो थ्रेट एक्चुअल में दिया किसे गया है, ये स्टोरी भी आज ही आपको पता चलेगी। चौधरी साहब बताइएगा ये सब क्या है। अच्छा, जो मलिक रियाज साहब है ना वो बड़े दिलचस्प इंसान है और उनका कुछ डीएनए है और बड़ा स्पेशल किस्म का डीएनए। एक तो डीएनए ये है कि वो गवाही किसी के खिलाफ नहीं देते, और हर दौर में उन्हें मजबूर किया गया है, उन्हें कहा गया है कि कभी मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गवाही दे दें, कभी आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ गवाही दे दें, कभी कुछ फ़ौजी ऑफिसर्स से उनके ख़िलाफ़ गवाही दे दें। लेकिन वो हर दौर में वो इस मामले में बड़े पक्के रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरा जिसके साथ जो भी लेन देन रहा है मैं किसी के ख़िलाफ़ बतौर गवाह पेश नहीं होगा। और अक्सर औक़ात उन्होंने इसकी बड़ी कीमत भी वसूल की है और ठीक ठाक किस्म की कीमत उन्हें वसूल करनी पड़ी। मसलन एक बार रहमान मलिक जो थे, वो आपको पता है वो FIA के सब कुछ ही होते थे। ये बहुत पुरानी बात है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था, और उस वक्त उन्होंने मलिक रियाज को बुला के बहुत थ्रेट किया था, बहुत खौफनाक किस्म का थ्रेट किया था, और उनकी कोशिश थी कि जनरल असलम बेग साहब के ख़िलाफ़ वो बात करें। अच्छा, तो उस पर बल्कि मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं एक ऐसे असलम बेग को जानता हूँ कि जब मेरी वालदा बीमार थे तो उस आदमी ने इतनी ज़्यादा मेरी हेल्प की कि किसी और बंदे ने मेरी मदद नहीं की थी। तो मेरा ऊपर जो उसका ये एहसान है, उसके बदले मैं कभी कुछ भी हो जाए, आप मुझे जेल में फेंक दें, आप मुझे टिकटी पे चढ़ा दें, आप मुझे फांसी लगा दें, ये कभी हो नहीं सकता कि मैं उसके ख़िलाफ़ को गवाही दे सकूँ या उनके ख़िलाफ़ को बात कर सकूँ। तो इस मामले में मलिक रियाज बड़े पक्के करैक्टर के आदमी हैं, ये एक हकीकत है जिसे अब हमें मानना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या मलिक रियाज साहब के पास बहुत राज है? मलिक रियाज साहब के पास बहुत राज है, इसमें कोई शक ही नहीं है। कौन कौन सा ऐसा शख्स नहीं है जिसने मलिक रियाज का फ़ायदा ना उठाया? और स्पेशली क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट के मामले में उनके पास बहुत कुछ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो आदत मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये है कि किसी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं देते, दूसरा ये है कि वो एक ऐसा शख्स है जो एंटी पाकिस्तान नहीं चाहेगा, कुछ भी हो जाए। मसलन एक लेवल है, जैसे इमरान खान साहब है ना, उन्होंने फ़ौज को रगड़ना शुरू कर दिया, आज भी उनकी ट्वीट आई, और या खान 2 कहना शुरू कर दिया जनरल आसिम मनीर को। इस लेवल पे कभी भी मलिक रियाज नहीं जाएगा, ये ज़हन में रखें, क्योंकि वो समझता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इसका इंटैक्ट रहना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। फ़ौज वो समझता है कि सेवियर है पाकिस्तान की, और ये एक मरतबा नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में उनको ये कहते हुए सुना है। इस मामले में वो बड़ा क्लियर हेडेड है, और वो ये समझता है कि इदारा एक ही है और जो पाकिस्तान को चला रहा है और पाकिस्तान को बचा रहा है, और अगर ये इदारा नहीं बचेगा तो ना पाकिस्तान बचेगा और ना फिर पाकिस्तान चल सकेगा। ये उनका एक फर्म बिलीव है। ठीक है। लिहाजा कभी भी वो इस लेवल पे नहीं जाएंगे कि जिससे अफवाज पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट को डस पड़ सके या कोई दुनिया के अंदर बदनामी हो जाए। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर एक आदमी इस लेवल पे नहीं जाएगा तो वो कुछ किरदारों के नाम ना ले या वो बातें खोलनी शुरू ना करे। तो मलिक साहब खोलेंगे ज़रूर थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये नहीं है कि किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाके कहें कि ये देखें जी आदमी ये मेरे साथ ये करता रहा है और ये। बस एक बार मजबूरी में उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का पोल खोला था, वो भी उस वक्त जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, और जब वो खोला था तो वो देख लिया फिर पूरी दुनिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ था, फिर पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा था। ठीक है। उस वक्त लोग ये कहते हैं कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, लेकिन आसिफ अली जरदारी मैं जानता हूँ कि रोकते रहे आखिरी वक्त तक। जब वो होटल में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुरान मजीद उठा के, उस वक्त तक आसिफ अली जरदारी साहब उनको रोकते रहे कि ना कर, लेकिन मलिक रियाज कर गया।
और उसके बाद देख लें फिर हिस्ट्री चेंज होगी। तो ये इस हद तक तो जाएंगे, लेकिन इस हद तक नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। अब ये जो रब नवाज है ना, पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा साहब के वो दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके ज़रिए कोई लेन देन करते रहे, क्योंकि मैं इस चीज़ का से वाकिफ़ हूँ कि जनरल बाजवा साहब पूरी ज़िंदगी मलिक रियाज से नहीं मिले। सिर्फ एक बार उन्होंने सलाम लिया था किसी फंक्शन के अंदर, मलिक रियाज साहब उनके पास आ गए थे, उन्होंने हाथ बढ़ाया था तो इन्होंने उनसे उनके हाथ मिला लिया था। तो उस ज़माने में भी बहुत लोगों ने उनसे रब्ता किया, बहुत लोगों ने जो मलिक रियाज साहब के बड़े दोस्त हैं, फिर जनरल बाजवा साहब के बड़े दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन जनरल बाजवा इस मामले में ठीक रहे। और ये सिर्फ 6 साल जब वो आर्मी चीफ थे उस वक्त, उससे कहीं पहले भी कि हर दौर में कोशिश करते रहे लोग कि आप इनके साथ एक मुलाकात तो कर लें, लेकिन जनरल बाजवा ने मुलाकात नहीं की, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब ये जो रब नवाज साहब है ना, मैं पहली बात तो ये है कि मुझे ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि रब नवाज साहब के साथ मेरा रब्ता हो, उनका व्यू लें और वो व्यू इसी तरह बयान करें जिस तरह हम दूसरों के बारे में कह रहे हैं। लेकिन अब मलिक रियाज साहब ने कुछ चीज़ें ऐसी हल्की हल्की रिलीज़ करनी शुरू की हैं, दोस्तों से बात करना उन्होंने शुरू किया हुआ है, और जो बातें मुझ तक पहुँचती रहती हैं मुसलसल, उनके अंदर को ब्रिगेडियर जाहिद साहब हैं, ये कौन है मुझे नहीं पता, और वो कहते हैं जी गवाह हैं जो मेरी उनके साथ रब नवाज साहब के साथ डील होती रही थी, वो एक फिगर भी देते हैं जो अरबों रुपए में है। ये मलिक रियाज साहब दे रहे हैं। अब अगेन मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ का हिसाब मलिक रियाज साहब ने देना है और रब नवाज साहब ने देना है। और रब नवाज साहब जो है ना, मैं उनकी कोई करैक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहता, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, कोई एविडेंस नहीं है। मलिक रियाज साहब की बातें हैं जो वो मुख्तलिफ फोरम्स पे अब करनी शुरू हो गए, और सिर्फ यहाँ तक नहीं, और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता और भी लोगों के बारे में बात करनी शुरू कर दी। जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहाँ कहाँ उनको इस्तेमाल किया, लेकिन ज़ाहिर है जनरल फैज़ हमीद साहब तो इस वक्त खुद ही रगड़े में हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई बात कर भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ उन्होंने बाकी कुछ जनरल्स का नाम लेना शुरू किया हुआ है, बल्कि बहुत सारी डील्स उनकी हुई थी जब उनकी सेटलमेंट हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर जनरल कैनी साहब के दौर में भी कुछ ज़मीन थी DHA की जो इनके पास थी, और उसमें भी फटा तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और उस दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मलिक रियाज और DHA के दरमियान सेटलमेंट करवाने की कोशिश करते रहते। उसमें अब उन्होंने नाम लेने शुरू किए हुए हैं कि किसने किस वक्त क्या किया था। और एक सेटलमेंट जनरल बाजवा साहब के दौर में भी हुई थी, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी थी, और उसके अंदर मेरा ख्याल है जनरल अमजद शुएब साहब जो थे वो मलिक रियाज साहब की तरफ से थे, दूसरी साइड थे दूसरे लोग थे। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मलिक रियाज साहब ने अब बतानी या बयान करनी शुरू की हुई। एक चीज़ ये जहन में रखें कि मलिक रियाज साहब का ये कमाल है कि वो रिकॉर्डिंग करते हैं हर बार, और उनका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी हुई है, जो उनके घर का फ़ोन है उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी हुई, और बल्कि वो जब किसी के साथ लेन देन करते हैं तो उसकी वीडियो भी बना लेते हैं। तो ये उनकी एक अजीब सी आदत है। तो अगर किसी जगह पे ये हुआ है तो रिकॉर्ड उनके पास डेफिनेटली होगा, ये ऐसा हो नहीं सकता कि मलिक रियाज के पास रिकॉर्ड ना हो। तो अगर ये उन्होंने ये रिलीज़ करना शुरू कर दिया तो बहरान वसी हो जाएगा, जो मेरा ख्याल है सरदस्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमें ये करना भी नहीं चाहिए। दूसरी एक चीज़ है कि मलिक रियाज साहब जो है ना, हो सकता है कि उन्होंने बहुत जराइम किए हों, बड़े गुनाहगार हो सकता है, हर इंसान गुनाहगार हो सकता है, और हर आदमी से गलती भी हो सकता है इनकी गलतियाँ, हो सकता है एक रियासत की गलतियाँ, हो सकता है सियासतदानों की गलतियाँ हो सकता है कोई हालात इस टाइप के हों, और ये सारी चीज़ें जो है ना चलती रही हों। लेकिन इसके साथ साथ दो हकीकतें, एक हकीकत ये है कि मलिक रियाज जो है वो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, और उस आदमी ने जो कुछ भी बनाया था पाकिस्तान के अंदर बनाया था बड़ी मजबूरी के हालों में, जो वो अब बताते होते हैं कि किसने मजबूर किया था, तो उन्हें बाहर शिफ्ट होना पड़ गया, या उन्हें दुबई में घर बनाना पड़ गया, या उन्हें इंग्लैंड के अंदर अपार्टमेंट लेने पड़ गए, या फिर उन्हें अपना पैसा बाहर भेजना पड़ गया, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो कहते थे यहाँ पे तो कोई मुझे सुकून से रहने नहीं देता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी पाकिस्तान के अंदर ही कारोबार करना चाहता था। अब मजबूरी में, क्योंकि दुबई बैठा हुआ है, तो उसके पास वो कहता है मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, मैंने काम तो करना है। और ये गवर्नमेंट्स हैं जो मुझसे काम करवा रही हैं, अब यूएई गवर्नमेंट करवा रही। अब मुझे लगता है कि अगला जो टारगेट होगा वो सऊदी अरेबिया होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत अरसे से उनके पीछे लगा हुआ था कि आप यहाँ पे काम भी करें। अब हो सकता है पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाई करे, जो हमारे रियासत का ख्याल है कि यहाँ से लोग पैसा बाहर शिफ्ट करेंगे, और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी बनेंगे उन पे। लेकिन इशू ये है कि जब यहाँ पे रियल स्टेट का जनाजा निकल गया तो जो एजेंट्स हैं वो सारे के सारे जाके दुबई बैठ के हुए हैं। तो ये तो हमारी गलती है जिनकी वजह से हमने लोगों को जाने दिया, और बाहर वो जाके बैठ के वहाँ पर उन्होंने कारोबार करना शुरू कर दिया। अब अगर पाकिस्तान से लोग नहीं भी अपार्टमेंट ख़रीदते, हो सकता है क्योंकि 10, 12, 15 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं,
जो जो afford वहाँ कर पे सकते इतनी ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी हो जिनकी, और वहाँ पे जाके वो अपार्टमेंट ले सकें। दूसरा, अगर पाकिस्तान यहाँ से टाइट कर देगा कि आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते, तो ज़रा लोगों के लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो मेरा ख्याल है डेफिनेटली दुबई में जाएंगे। ठीक है। और वो कंफर्टेबल हो जाएंगे इस जगह पे, क्योंकि ये मेरा ख्याल है इस किस्म का प्रोजेक्ट बनाएंगे कि जिसमें बहुत थोड़ी डाउन पेमेंट लेके, छोटी किस्तें रख के लोगों को अपार्टमेंट्स देना शुरू कर देंगे। और दुबई के अंदर ये है कि वहाँ पे आप फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर आपने 2000 अपार्टमेंट्स का प्रॉमिस किया हुआ है, तो आपने विद इन टाइम वो आपने डिलीवर करना है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट डंडा चढ़ा देती है, कोई ऐसा नहीं होता। और वहाँ पे सारे लोगों के पैसे जो वो सेफ होंगे, तो वो मेरा ख्याल है ये वहाँ पे करेंगे। और उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनके साथ राब्ते में हैं। तो मेरा ख्याल है अभी भी अगर मलिक रियाज साहब के साथ मामला सेटल हो सकते हैं तो होने चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने पैसे देने हैं तो इस तरह तो उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मसलन ये 460 अरब रुपये तो अब नहीं देंगे, वो बाहर बैठे हुए हैं। और अगर उनको रीनिगोशिएट उनके साथ किया जा सकता है, किस्तें करवाई जा सकती हैं, तो करवा लें, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इससे ज़ाहिर पाकिस्तान की रियल स्टेट को भी नुकसान होगा। और अगर उन्होंने इस तरह बातें करनी शुरू कर दी जो इस वक्त कर रहे हैं, तो सारे बहुत जगहों पे सवाल उठेंगे, जवाब देने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ जो वो एक नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ कि मैं गवाही नहीं दूंगा, तो इमरान खान साहब के साथ उनकी अटैचमेंट बढ़ती चली जाएगी। उनका सोशल मीडिया ने, जिस तरह इमरान खान साहब के सोशल मीडिया ने अब मलिक रियाज को हीरो बनाया हुआ है, तो वो तो हीरोइज्म बढ़ती जाएगी और उनकी सेल्स में भी इजाफा होगा। और इसके साथ साथ इमरान खान जो है जिंदाबाद भी कहेंगे मलिक रियाज को। उसके बजाय अगर इंगेजमेंट हो तो उसका फ़ायदा है, रियासत को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, रियल स्टेट सेक्टर को भी फ़ायदा है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा पुश भी करते हैं, बीमार आदमी हैं, बहुत उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई हुई है, तो क्या हासिल कर लेंगे हम इस चीज़ का? फ़ायदा कोई नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एंगेजमेंट जो है ना ज़्यादा बेहतर है। तो साहब 2 सवाल मुझे मलिक रियाज साहब के बारे में आपसे करने हैं। एक तो क्या माजी में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा है? थ्रू आउट, वैसे थ्रू आउट होता रहा, हर दौर में ब्लैकमेल किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट आती है सबसे पहले मलिक रियाज को पकड़ती है। ये अजीब सी बात है। वैसे आप किसी गवर्नमेंट में भी देख लें, इमरान खान साहब ने उनकी दीवारें गिरानी शुरू की थी, मियां नवाज शरीफ ने लाहौर के अंदर उनका बैरियर टाउन गिराना शुरू कर दिया था, मियां शहबाज शरीफ ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने। उससे पीछे चलते जाएं आप, जो भी गवर्नमेंट आई है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने रगड़ा लगा दिया। उससे पहले मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, फिर रगड़ा लगा दिया। उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई, नाहिद खान ने रगड़ा लगा दिया। ठीक है। अच्छा, वो जाते जाएँ आप माजी के अंदर, गवर्नमेंट कोई भी आएगी ना, सबसे पहले जो होगा ना वो मलिक रियाज पे हाथ डालेगी, और उसके बाद फिर मलिक रियाज का हाथ पकड़ लेगी, और दोनों जो है ना हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। ठीक है। और जो है सब इसी कड़ी का आखिरी सवाल है, हमारा व्लॉग तो आगे जारी रहेगा, लेकिन इस टॉपिक पे कि जो साहब मलिक रियाज साहब जो हैं, इन्होंने ये धमकी आमेज़ लहजा अख्तियार किया है, जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और राज खोलने की बात की है, वो एग्जैक्टली किसके बारे में? मेरा ख्याल ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हैं, वो सियासतदान तो नहीं हो सकते। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बेनिफिशरी हैं उनके, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट एक व्यू ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ फैमिली जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होगी इससे। और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनके ताल्लुकात आज भी आइडियल हैं, तो वो तो नहीं हो सकते। इसके अलावा ज़ाहिर काफ लीग से उनका कोई फड्डा नहीं है, MKM के साथ उनका कोई फड्डा नहीं है, और इमरान खान के वो साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो रियासत को धमकी दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को धमकी दे रहे हैं। और ये साबका कैरेक्टर्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के? सबका ज़ाहिर पोल तो नहीं के खोलेंगे। और दूसरी मज़े की बात ये बताऊँ कि जनरल आसिम मनीर साहब जो इनका बड़ा एहतराम करते हैं मलिक साहब इनका बहुत एहतराम करते हैं। वो समझते हैं कि बड़ा शानदार इंसान है ये, और इस आदमी ने कभी फेवर नहीं ली और डट के खड़ा हुआ है, और ये पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहता है। और ये अगर सिलसिला इस तरह चलता रहा, जो इकॉनमी पे ये काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान वाकई ठीक हो जाएगा। ठीक चलें। एक और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात है जी। वो ये है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस था ना, ये जनरल बाजवा साहब को मियां शहबाज शरीफ साहब ने बताया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब वो ये कर रहे हैं इस टाइप का, यानी उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी और उन्होंने जनरल बाजवा को बताया था। क्योंकि मैं पिछले दिनों नोट्स देख रहा था, जब मेरी जनरल बाजवा साहब के साथ मीटिंग्स हुई थी, तो उसमें ये इशू भी आया था
190 मिलियन पाउंड का भी। तो उन्होंने पूरी डिटेल बताई थी कि किस तरह मियाँ शहबाज शरीफ ने उन्हें बताया। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, नई चीज़ है कि इसके पीछे जो थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की इंफॉर्मेशन थी, जनरल बाजवा साहब को कतई नहीं पता था 190 मिलियन पाउंड का क्या मामला चल रहा है। वो शहजाद अकबर साहब ने अपने तक रखा हुआ था, साथ साथ जनरल फैज़ हमीद साहब ने, जनरल फैज़ हमीद ने छुपा के रखा हुआ था और साथ शहजाद अकबर ने छुपा के रखा हुआ था। मियाँ शहबाज शरीफ को पता लग गया, उन्होंने जनरल बाजवा साहब को बता दिया। ठीक है चले आप चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है जी हमारी मुज़ाकरात के हवाले से। जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, ये तो एक टॉपिक चल ही रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब ये कहा जा रहा है जी कि चौथा राउंड नहीं होगा। इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है कि हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। क्यों ख़त्म कर रहे हैं और अगर करेंगे तो किस शर्त पर करेंगे, ये पूरी स्टोरी बताएंगे आपको जावेद। अब देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ये व्यू आ रहा था कि जनाब हम चौथी मीटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। आज भी कहा सिद्दीकी साहब ने और उसके अलावा बाकी लोगों ने कहा जी हमारी मीटिंग हो गई है, उसके अंदर हमने जवाब तैयार कर लिया है, 28 जनवरी तक हम ये जवाब दे देंगे और उसके बाद चौथी मीटिंग कॉल कर लेंगे और स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि मीटिंग करें। लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गया कि कोई चौथी मीटिंग नहीं हो सकती और इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी एक ही है, जुडिशल कमीशन बनाएं तो हम बैठेंगे, जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो हम नहीं बैठेंगे। मेरा ख्याल एक बड़ी फर्म पोजीशन ले ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो लेनी नहीं चाहिए थी उनको, और उसके बाद ज़रा मामला नो रिटर्न पे चला गया, जो ख़तरनाक होता चला जा रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इंटरेस्टेड नहीं है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका ख्याल ये था कि जब मुज़ाकरात होंगे तो 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला नहीं आएगा। जब वो फैसला आ गया, उसको ये रोक नहीं सके, तो मुज़ाकरात करने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है। 26 जो नवंबर है उसके ऊपर अगर कमीशन बन भी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं है। 9 मई का कमीशन बन भी जाए, इमरान खान साहब की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मिसिंग पर्सनस हैं या जो शहीद लोग हैं उनके बारे में भी अगर कोई रिकॉर्ड कायम हो जाए या इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और इसके साथ साथ जो लोग गिरफ़्तार हैं वो अगर सारे भी रिहा हो जाए और इमरान खान साहब रिहा नहीं होते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। ये सिर्फ क्लेम था और इसका मकसद ये था कि ठीक है जी हमने फॉर्म 47 को तस्लीम कर लिया, आपकी गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया, हमने 26वीं तरमीम कबूल कर ले, बस आप इमरान खान साहब को रिहा कर दें। और यही एक चीज़ है। और 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला ना सुनाएं तो 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला हो गया। इमरान खान साहब अंदर है 14 साल के लिए। अब इन डायलॉग में इमरान खान साहब को कोई होप नज़र नहीं आती, कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। तो वो कहते हैं जी छोड़ें जी, हमें कोई परवाह नहीं। जैसे कि वो हामिद रज़ा साहब ने कहा ना खसमान खान, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती खसमान खान, तो अब उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए नहीं करेंगे, इंटरेस्ट लूज़ करेंगे। और कमीशन की भी बात वैसे कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट आज कहते हैं कमीशन बना रहे हैं, फिर भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि इमरान खान साहब को 14 साल की कैद की सज़ा हो चुकी। कल को कोई और बहाना बना के फिर भी ख़त्म ही करेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी है हमारी जी। चॉइस साहब को हम बताएंगे, सिर्फ आप ही के प्रोग्राम में लड़ाई नहीं होती, ठीक है, और भी ऐसे प्रोग्राम में मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं चाहता, मुझे सवाल इस बार तो मैंने ये फैसला किया हुआ कि मेरे प्रोग्राम में हुई ना लड़ाई, मैं खुद पेंटा लगा दूंगा कि यार मेरा शो आपको मिलता है इस काम के लिए, और भी तो है। और मैं समझता हूँ कि बॉल ने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है, मेरे ऊपर जो बटन था वो उधर शिफ्ट हुआ, शुक्र है। ये मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊं फिर आगे बताइएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है किस तरह की लड़ाइयाँ जो होती हैं उससे बचा कैसे जाता है। ये जी बोल टीवी में एक शो हो रहा था और इससे ज़्यादा इसकी डिटेल बताना मुनासिब नहीं होगी। क्या था शो था, अख्तियार वली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे और नईम हैदर पंजोता साहब दूसरी तरफ से। तो सारा ही दास देता आप ही दास दे, ठीक। और उसमें यार ये जो ख़वातीन से रिलेटेड बात करते हैं बहुत बुरी बात है वैसे, ऑनेस्टली आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब देख लें, वो नईम हैदर पंजोता ने बात की मरीम नवाज साहब से रिलेटेड, उन्होंने मेरा इख्तियार वली ने ज़्यादती की, उन्होंने कहा टेरियन का बताएं कौन है, और वो साथ उन्होंने कहा कि नाजायज़ औलाद है उनकी, और उस साइड पर उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़, यार मैं टू मच है यार, कसम से ऑनेस्टली टू मच है। जो हमारी सोसाइटी है ये एक डिफरेंट किस्म की सोसाइटी है, यहाँ पे शर्म हया होनी चाहिए, एक बैरियर होना चाहिए। आपने सियासत करनी है, जो मर्जी करें आप, लेकिन ये ख़वातीन का नाम लेके उनको इस तरह बदनाम करना, ये उसके बारे में बात करनी, मेरा ख्याल है ये नाकाबिले कबूल है। वो भी, और ये हाथ उठाना, हाथ उठाने का क्या कल्चर है? इसका मतलब ये हुआ कि आप ना ज़हनी तौर पे बच्चे हैं और आपको पॉलिटिशियन होना ही नहीं चाहिए। पॉलिटिशियन तो भाई साहब सामने बंदूकें भी चल रही हों तो तब भी वो शांत रहता है, वो पुरसकून रहता है, उसकी जो बर्दाश्त है वो जवाब नहीं देती। और अगर आपके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है तो फिर आप सियासतदान नहीं। अब उसके बाद देख लें, दोनों तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि मैंने उसको ज़्यादा फेंटा लगाया था। यार बच्चों की लड़ाई है भाई, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल। और पंजोता साहब की मैं देख रहा था कि मैंने उसको लटा लिया, मैंने उसको शीशे पे गिरा दिया, स्क्रीन टूट गई, और लिफ्ट के करीब खड़े हो गए, उन्होंने क्या कहा था, और मैं कह रहा था नीचे आ। यार बच्चे हैं यार, क्या क्या हो रहा है ये?
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मेरा ख्याल इस मामले में बहुत आगे चलेगी। उसको इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि दूसरी तरफ से हाथ उठे या खुद हाथ उठाएं, लेकिन मेरा ख्याल कल्चर ही बन गया है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि तमाम जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनको बाउंसर्स रखने पड़ेंगे कि वो पीछे एक बंदा मुक्का लेके खड़ा हो और अगर इस किस्म की चीज़ हो तो डंडा लगा दें। मेरा ख्याल यही बच गया, या किसी दिन किसी शो के अंदर फायरिंग हो जाएगी। इससे आगे क्या है जी, मेरा ख्याल है ये ट्रेंड रोकना चाहिए, नाकाबिले बर्दाश्त। बिल्कुल। नाज़रीन, आपको एक छोटी सी बात बताते चलें, हम लोग करंट अफेयर शोज़ करते हैं तो अक्सर लोगों के गार्ड साथ आते हैं। अब इससे अगला डर ये पैदा हो जाता है कि खुदा न खास्ता कभी इस तरह की लड़ाई गार्ड्स के होते हुए हो गई तो फायरिंग एक्सचेंज हो सकती है, खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो सकता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि हम मैसेज सबको क्या दे रहे हैं जी कि आपस में किस तरह से हाथापाई यहाँ पे चल रही है। हमारे शो में हुआ था, चौधरी साहब होस्ट कर रहे थे, उस शो के अंदर क्या हुआ कि पहले हाथ उठाया था PTI ने, लेकिन आज वाले शो में पहले हाथ उठाया PMLN ने। हाँ जी, तो दोनों ने काम बराबर ही किया है। हम इस चीज को गलत कह रहे हैं कि हाथ उठाना किसी सूरत जायज नहीं है। अब मुंह से तल्ख कलामी भी करें एक हद में रह के, क्योंकि माएँ बहनें बेटियां सुन रही होती हैं। अब जो है हमारी लास्ट स्टोरी, बुशरा बीबी की तर्जुमानों की लड़ाई हो गई जी आपस में। मिशाल यूसुफजई कह रही हैं मैं तर्जुमान हूँ, मुसरत जमशेद चीमा कहती हैं मैं तर्जुमान हूँ। तो मुझे आप बताइए तर्जुमान कौन है? अब ये पार्टी बड़ी दिलचस्प है, ये बाहर भी लड़ती रहती है, जब बाहर से लड़ के थक जाती है तो अपने अंदर जो पार्टी के अंदर है वो लड़ाई शुरू हो जाती है। आप देख लें हर जगह पे लड़ाई चल रही है। शेर अफजल मरवत साहब जो किन किन के साथ लड़ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब किन किन के साथ लड़ रहे हैं, बाकायदा बल्कि माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, फ़ोन के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई है उसकी। और कभी अपने एंकर्स के साथ लड़ रहे हैं जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ लड़ाई हो रही है। फिर MNAs की लड़ाई हो रही है, फिर MPs की लड़ाई हो रही है, कह रहा है तू बाहर निकल मैं तुम्हें देख लेता हूँ। ये बड़ी दिलचस्प किस्म की पार्टी है। कल्चर ही इसका ये है कि आपने लड़ते रहना है। अब एक बुशरा बीबी है, दो तर्जुमान है, भाई आप तकसीम कर लें, एक तर्जुमान दिन के वक्त की होगी, एक शाम के वक्त की होगी, एक लंच से पहले की होगी, एक लंच के बाद की होगी, एक ने जो कानूनी मामलात है वो देखने होंगे, दूसरे ने उनके जो रूहानी मामलात है वो देखने होंगे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बस दूब हैं, आमने सामने हैं, और मेरा ख्याल है कोनियाँ मार रही हैं एक दूसरे को, स्पेस हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों ये कह रही हैं कि जी इमरान खान साहब ने मुझे तर्जुमान बनाया था, और उसमें फैसल चौधरी साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब किसी को भी बना सकते हैं। तो ये अजीब सा कड़मस मचा हुआ यार, वैसे यार सही यार। चौधरी साहब कल को कोई तीसरा जाके कह देगा कि मुझे बना दें तो खान साहब ने उसे भी हाँ ही कर दी। नहीं, आज वैसे पूरी पार्टी तर्जुमानों की है कि जो इमरान खान साहब से मिलता है। इमरान खान साहब का कमाल है जी, आप उनके पास जाके कहेंगे ना जी हमें लड़ना चाहिए, वो कहेगा बहुत अच्छी बात, लड़ना चाहिए, बाहर जाके आप बताएं लोगों को। तो वो बाहर आके कहेगा जी इमरान खान साहब ने कहा जी हमने लड़ना है, और फिर दूसरा जाएगा अंदर, वो कहेगा जी हमने मुज़ाकरात करने। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात करने चाहिए। तो जाके बाहर जाके बताएंगे हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो बाहर आके कहेगा जी मुज़ाकरात के लिए तैयार। जो बंदा भी इमरान खान साहब से जाके मिलता है ये इस पार्टी के अंदर वो तर्जुमान, ठीक, और उसकी अपनी ही लाइन है, और वो खुद ही, बल्कि वो तो जो उन्होंने कहा सलमान अख्तर राजा साहब के बारे में कि वो सेक्रेटरी जनरल हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब क्लेम कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन तो दिखा दे, वो पार्टी अपने तौर पर फैसला कर लेती है सबके। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चौधरी साहब से आने वाले व्लॉग्स में एक सवाल मैं ज़रूर करूंगा कि चौधरी साहब की ज़ाती मुलाकात रही है खान साहब से, मैं ये ज़रूर पूछूंगा आने वाले कुछ व्लॉग्स के अंदर कि ज़ाती तौर पे आपका मुशाहिदा क्या है, आपने उन्हें किस किस्म का इंसान। और एक चीज़ हमने भी आज ऐलान करनी है, वो ये है कि हमारा जो हर व्लॉग है उसका एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, बस ये मेरा ख्याल है मिसिंग एलिमेंट, दो मिसिंग एलिमेंट्स है पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक तो 119 मुल्कों में मैंने पाकिस्तान वाहिद मुल्क देखा है जहाँ पे झंडे नज़र नहीं आते, ना किसी दफ्तर के अंदर नज़र आता है, ना किसी की छत पे नज़र आता है, ना किसी सड़क के ऊपर नज़र आता है। एक तो मेरी दरख्वास्त है पूरी इस्टेब्लिशमेंट से, पूरी रियासत से, कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर बिल्डिंग के ऊपर झंडा लाजमी होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के साथ हमारी एक अटैचमेंट हो। दूसरा ये है कि हर जो फंक्शन है उसका इख्तिताम पाकिस्तान जिंदाबाद पे होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के साथ हमारी एक एसोसिएशन तो डेवलप हो। हमने ऐसा लगता है जैसे इस मुल्क को इग्नोर कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।